हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। तो यदि आप क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का ऐसा महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व कराने वाला हूं। यहां जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं इन सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा और जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं उनको मैं बताऊंगा कि कैसे आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखें, क्योंकि कॉपी यदि आप अच्छे तरीके से लिखोगे तो आप 70 में से 65 प्लस अंक बिल्कुल पक्का लेकर के आओगे, क्योंकि कॉपी लिखने का भी तो तरीका होता है जिसे जानना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखेंगे 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। कितना समय मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा और पेपर होगा खंड आ और खंड बा में विभाजित, और खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा। और जो खंड खा होगा या खंड बा होगा जिसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो यहां पर आप देखेंगे खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना, 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 16 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है, यानी हिंदी विषय का पेपर है। और उसके पहले मैं आपको कई मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और इसके पहले मैंने 3 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप जरूर देख लें। और यदि आप इन मॉडल पेपर से ही तैयारी कर लोगे तो आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करोगे। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहां पर कथन दिए गए हैं, कथन पर आधारित एक प्रश्न जरूर आएगा। यहां पर पहला है, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। दूसरा कथन है, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी संग्रह है। तीसरा कथन है, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। और चौथा कथन है, अजंता डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय का नाटक है। तो राइट आंसर क्या है? अजंता डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय का नाटक है। यह आंसर जो है यानी यह कथन जो है गलत है। सही कौन सा है? शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? पहला है विकल्प आंसू, दूसरा है लहर, तीसरा विकल्प है झरना और चौथा है यामा। तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी नहीं है? यामा जो रचना है यह महादेवी वर्मा जी की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है? पहला है विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा विकल्प है सरदारपुर सिंह, तीसरा है विकल्प आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है गुलाब राय। तो ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है? यह निबंध है गुलाब राय जी का। और यदि प्रश्न आता है ठलुआ क्लब किस विधा पर आधारित रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों ठलुआ क्लब निबंध विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना और इनसे रिलेटेड जो भी अन्य प्रश्न बनेंगे मैं आपको आगे बताता चलूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों में। तो आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और यह किसकी रचना है? तो आवारा मसीहा के रचयिता कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। आप सभी ध्यान दीजिएगा, विष्णु प्रभाकर की रचना
रचना है। अगला प्रश्न है नीरजा के रचनाकार कौन है? यहां पर पहला विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है मुंशी प्रेमचंद। तो नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? पहला है विकल्प सूरदास, दूसरा है विकल्प कबीरदास, तीसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त और चौथा है तुलसीदास। तो विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है, मैंने आपको बताया भी था। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? तो यहां पर पहला विकल्प दिया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है कृष्णा सोबती और चौथा है मीराबाई। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? यहां पर आप देख रहे हैं पहला विकल्प मुंशी सदा सुखलाल, दूसरा विकल्प मुंशी इंसा अल्लाह खां, तीसरा है विकल्प लल्लू लाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना है। यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है? पहला है विकल्प हास रस, दूसरा है विकल्प करुण, तीसरा है विकल्प वीर रस और चौथा है विकल्प भयानक। तो हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है? यहां पर है करुण रस। कौन सा? करुण रस है। और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? यहां पर विकल्प है पहला रूपक, दूसरा अनुप्रास, तीसरा उपमा और चौथा उत्प्रेक्षा। तो चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है सोरठा के द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला है विकल्प यहां पर 11-11, दूसरा विकल्प है 13-13, तीसरा विकल्प है 16-16 और चौथा है विकल्प 24-24। तो सोरठा के द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11। तो दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है त्रिफला में कौन सा समास है? यहां पर विकल्प है पहला द्वंद्व समास, खा विकल्प है द्विगु समास, गा विकल्प है कर्मधारय और घा है इनमें से कोई नहीं। तो त्रिफला में द्विगु समास है क्योंकि जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाची यानी गिनती का बोध कराए, गिनती बताने वाला हो और बाकी शेष किसी समूह या समाहार का बोध कराए, वहां होता है द्विगु समास। अगला प्रश्न है पंछी का तत्सम रूप क्या होगा? यहां पर विकल्प है पहला पंछी, दूसरा है पक्षी, तीसरा है खग और चौथा है द्विहग। तो पंछी का तत्सम रूप क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पंछी का तत्सम रूप होगा पक्षी। यहां पर दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है अग्नि का पर्यायवाची क्या है? अनल, पावक, आग या उपरोक्त सभी। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या है? उपरोक्त सभी हैं, यानी अनल भी है, पावक भी है और आग भी है। अगला प्रश्न है प्रत्युपकारः में कौन सी संधि है? तो यहां पर आप देखेंगे विकल्प क्या है? पहला है विकल्प यहां पर यड़ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है दीर्घ संधि। तो प्रत्युपकारः में यड़ संधि है। अगला प्रश्न है संसार का पर्यायवाची क्या होगा? पहला विकल्प है दुनिया, दूसरा है विश्व, तीसरा है भूमंडल और चौथा है इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या है? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है नदीसु किस विभक्ति व वचन का रूप है? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है सप्तमी विभक्ति बहुवचन,
दूसरा विकल्प है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तीसरा है सप्तमी विभक्ति एकवचन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो नदीसु किस विभक्ति व वचन का रूप है? यहां पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सप्तमी विभक्ति बहुवचन यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पठामि हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर इति प्लस अत्र की संधि क्या होगी? पहला है विकल्प इत्यत्र, दूसरा है इतित्र, तीसरा है इत अत्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इति प्लस अत्र की संधि क्या होगी? राइट आंसर है यहां पर इत्यत्र हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? पहला है विकल्प हस, दूसरा है हसानी, तीसरा है विकल्प हसतु और चौथा है हसंतु। तो राइट आंसर क्या है? हसतु है। अगला है यहां पर आप देखेंगे खंड बा, जिसमें प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक और जो होंगे 50 नंबर के। तो यहां पर पहला प्रश्न है और इस प्रश्न में जो गद्यांश है पहला वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इसका जो है पहला प्रश्न क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे आपको लिखना है वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर? तो यहां पर आप देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। फिर इसके बाद आप संकेत के रूप में जिस भी गद्यांश का आप यानी गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर देंगे उस गद्यांश के शुरुआती और अंतिम के शब्दों को लिख लेना है। फिर इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। क्या होगा संदर्भ? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको काले पेन से लिखना होगा कि गद्य खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा। में संकलित मित्रता पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखिएगा। नामक पाठ से अवतरित है जिसके लेखक कौन है और लेखक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यदि आप ऐसे संदर्भ लिखोगे तो आपके ये 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। यहां पर दूसरा प्रश्न है गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे, यहां पर आप एक बार डाल देंगे और इस तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या आप हेडिंग डालेंगे। शुक्ल जी कहते हैं कि यदि किसी युवक की संगत बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्की की भांति इसके पैरों में बंध जाती है, वह गतिहीन हो जाता है और उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की आपको व्याख्या करनी होगी। अगला है प्रश्न यहां पर कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है? क्योंकि यहां पर लिखा है किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, और यहां पर लिखा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। क्यों? क्योंकि यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो इस तरीके का प्रश्न जो आएगा इसका आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको लिख देना है क्योंकि यह वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आ भी सकता है। कुसंग का ज्वर केवल नीति एवं सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी विनाश करता है, इसलिए कुसंग के ज्वर को भयानक कहा गया है। अगला प्रश्न है यहां पर दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहां पर पद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट। उधो मन न भये 10-20 एक हुतोषो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। और इस पद्यांश का पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रश्नोत्तर संख्या 2 और संकेत के रूप में आपको पद्यांश के शुरुआती और अंतिम के शब्दों को लिखना होगा। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको काले पेन से लिखना होगा कि काव्य खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा। में संकलित यह जो पद्यांश है किस पाठ से है? पद शीर्षक पाठ से अवतरित है और जिसके रचयिता कौन है?
सूरदास जी हैं, तो रचयिता का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न है, आप देख रहे हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो क्या हो जाएगी रेखांकित अंश की व्याख्या? यहां पर है रेखांकित अंश, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। तो इसकी व्याख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? इस तरीके से दो बार यहां पर भी आप हेडिंग डाल देंगे, फिर हेडिंग डाली जाएगी रेखांकित अंश की व्याख्या। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है कि उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दें। यानी आपने जिस ईश्वर की आराधना करने के लिए कहा है, हम उनमें से एक मन को आपके इस ईश्वर की, यानी जो आप ईश्वर बता रहे हैं उस ईश्वर की आराधना में लगा दें, क्योंकि हमारे पास 10-20 मन तो है नहीं, और हमारे पास जो एक हृदय था वह कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे पद्यांश का अगला प्रश्न, उद्धव जी मथुरा क्यों गए थे? तो सिंपल सा आंसर है, उद्धव जी गोपियों को योग सिखाने के लिए मथुरा गए थे। किस लिए गए थे? गोपियों को योग सिखाने के लिए मथुरा गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर 2 गद्यांश दिए गए हैं और मैं आपको बताने वाला हूं पहले गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो जिस भी गद्यांश का आप संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखेंगे उसके शुरुआती और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख लेना। इस तरीके से संकेत के रूप में यहां पर आप देख सकते हो, मैंने शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिखा है यहां पर, फिर हेडिंग डाली है संदर्भ। ऐसे ही टॉपर्स भी लिखते हैं, ऐसा ही आप लिखोगे, आप अच्छा स्कोर करोगे 2023 बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा। के संस्कृत खंड भी आपको काले पेन से लिखना होगा। के अंतर्गत पाठ का नाम क्या है? भारतीय संस्कृति। इस पाठ को भी आप काले पेन से लिखिएगा, यानी जिस पाठ से गद्यांश होगा उस पाठ का नाम आप काले पेन से जरूर लिखिएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से संदर्भ लिख सकोगे। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? इस तरीके से आप हेडिंग डालोगे हिंदी अनुवाद, और हिंदी अनुवाद क्या होगा कि मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृति कहलाता है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन का संस्कार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचारों विचारों का प्रदर्शन किया वही सब हमारी क्या है? संस्कृति है। अगला है यहां पर प्रश्न संख्या 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर यहां से भी आपको मिलेंगे और 5 नंबर आपको यहां से भी मिलेंगे किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखने पर। तो मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर 4 का अथवा जो है यहां पर पद्यांश यानी श्लोक, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है? तो सबसे पहले शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख लेना। प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा इस तरीके से डालने के बाद यहां पर संकेत के रूप में इस श्लोक का जो है शुरुआत के शब्दों को लिखा है और अंतिम के शब्दों को लिखा है। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं संदर्भ हेडिंग डाली है मैंने, और इसी तरह से आपको भी लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा। के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा। में संकलित जीवन सूत्राणि किस पाठ से है? जीवन सूत्राणि पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखिएगा। इस तरीके से आप संदर्भ लिखेंगे तो आपको संदर्भ के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं आपको हिंदी अनुवाद करना है। तो मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे। हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? हिंदी अनुवाद, मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। और आगे लिखा हुआ है यहां पर कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। और मनुष्य जो है कामना यानी इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य लोभ को छोड़कर क्या हो जाता है? सुखी हो जाता है। तो ऐसे ही आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखनी है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित
प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न आए हैं और जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है आप उसी के अनुसार अपने खंड काव्य के अनुसार किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। यहां पर जैसे आप देख रहे हैं मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं बताइए या लिखिए, और यहां पर अथवा में भी है यानी दूसरा भी प्रश्न है। तो प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न आएंगे, आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर लिखना होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 का इस प्रकार से है, यहां पर दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद, आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही जीवन परिचय तैयार कर लेना और यही आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का, और इसके बाद पहले नंबर पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जीवन परिचय, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। जैसे भी आपने तैयार किया है, याद किया है, आप वैसे ही लिखिएगा। फिलहाल मैं आपको कुछ इस तरीके से आसान शब्दों में भी बताता चलूं। हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और यहां पर आप ध्यान देंगे जो मैंने काले पेन से लिखा है आपको काले पेन से ही लिखना है और जो मैंने नीले पेन से लिखा है आपको बोर्ड परीक्षा में नीले पेन से ही लिखना होगा। तो हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ, सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत किस गांव में, अगोना नामक गांव में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो कि सुपरवाइजर कानूनगो थे। शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो की परीक्षा में बैठे थे किंतु सफल नहीं हुए। इसके बाद आप स्कूल में अध्यापक हो गए, हिंदी शब्द सागर के आप सहायक संपादक रहे और यहीं रहते हुए आपने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला था। और इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया और इस पद पर रहते हुए सन 1941 ईस्वी में दमा रोग से पीड़ित होने से इनका परलोकवास हो गया। अब इनकी प्रमुख रचना कौन सी है, चिंतामणि, क्योंकि आपको रचना भी तो लिखनी है। इसके बाद यहां पर है 6 खा प्रश्न, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे मैं आपको बताऊंगा सूरदास जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में। प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से 6 खा और तीसरे नंबर पर है सूरदास जी का जीवन परिचय। तो तीसरा नंबर यहां पर डालना है, सूरदास लिख देना है। फिर यहां पर आप देख रहे हैं जीवन परिचय हेडिंग डाली जाएगी। जीवन परिचय के अंतर्गत आपको लिखना है सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में कब, 1478, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 1478 में हुआ था। विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद है। कुछ लोगों का विचार है कि सूर्य के काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध से कभी भी कदापि संभव नहीं हो सकता है। जनश्रुति के आधार पर वह इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किया। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो ये गौ घाट पर रहने लगे थे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया और जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनसे कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास
हो गई। इनकी प्रमुख रचना है सूरसागर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर दिया गया है प्रश्न संख्या 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो जो श्लोक ना आया हो आपकी बोर्ड परीक्षा में वही आपको लिखना होगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 7 और श्लोक मैंने लिख दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं आपको बताने वाला हूं प्रश्न संख्या 3 और 4 का उत्तर, जो कि इस प्रकार से है। तीसरा प्रश्न है दुर्मुखा का आसीत। तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 8, फिर जो आंसर है यानी जिस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं उसका नंबर यहां पर लिख देना है, दुर्मुखा एका चांडाला आसीत। और चौथे प्रश्न का आंसर है ग्रामीणात नागरिका उपाहसत। प्रश्न क्या था? प्रश्न था यहां पर ग्रामीणान का उपाहसत। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है, यहां पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आप निबंध कैसे लिखेंगे? 9 नंबर का प्रश्न आएगा। पर्यावरण प्रदूषण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा निबंध लिखने का तरीका। प्रश्नोत्तर संख्या 9 आपको लिख देना है। इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे। जिस भी निबंध को आप लिखना चाहते हैं उस निबंध का नाम यहां पर डालेंगे। फिर आपको रूपरेखा लिखना होगा। रूपरेखा के अंतर्गत आप प्रस्तावना, जैसे उदाहरण के लिए यहां पर देख सकते हैं आप सभी, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण और प्रदूषण रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ उपसंहार। इतनी हेडिंग आपको डालना है। फिर इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और इसके बारे में आपको लिख देना है। तो मैंने आपको बता दिया है कंप्लीट इस मॉडल पेपर के द्वारा कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। कहने का मतलब है कि आप 70 में से 65 प्लस अंक ला सको। तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना और मैं आपके लिए रोजाना मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।